ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस लेक्चर में क्लास 11th के चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, इस पूरे चैप्टर में दो हिस्सा है, एक ब्रीदिंग का है और एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है। तो पिछले लेक्चर में हमने ब्रीदिंग कवर कर लिया था, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। देखिएगा, टॉपिक हमारा है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि गैस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है, उसका विनिमय किस तरीके से होता है शरीर में, इस चीज़ पे हमें डिस्कस करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में है, हम लोग उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। पहला है एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हिंदी होता है कूपिकाएँ गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होता है। विनिमय मतलब होता है लेन देन, ठीक है। और एल्वियोलाई क्या होता है, मैं उसका एक बहुत ही सुंदर सा एक इमेज आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए ये ह्यूमन लंग है ना, और इसका जो छोटा सा हिस्सा यहाँ देख रहे हैं, उसको यहाँ जूम इन करके फोटो बनाया गया है। तो यहाँ पे ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये होता है एल्वियोलाई, जहाँ पे गैसेस का आदान प्रदान होता है। इसी एल्वियोलाई की बात करी जा रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एल्वियोलाई जो होता है वहीं पे गैस का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है। अब सवाल है किसके बीच, क्योंकि एक्सचेंज होगा तो किसी न किसी के बीच तो होगा ना। तो देखिए, आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन लंग में तो नहीं रह जाता है, वो वहाँ से ब्लड में मिल जाता है और फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता है। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज देखने को मिल रहा है क्या, कि लंग से ऑक्सीजन का किस में मिलना, ब्लड में मिलना। एक एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो यही कहा जा रहा है कि जो ये एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, तो एल्वियोलाई में होता है। चलेगा। सेकेंड हमारा टॉपिक पॉइंट है, एक्सचेंज ऑफ गैस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। जी हाँ, एक दूसरा जगह भी होता है जहाँ पे ये एक्सचेंज देखने को हमें नज़र आता है। कहाँ पे, तो टिश्यूज मतलब ऊतक और जो रक्त होता है उसके बीच में। हिंदी देखिए, गैसों का विनिमय रक्त और ऊतक के बीच में भी होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बस रक्त जो ब्लड में क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया और काम खत्म। ब्लड में ऑक्सीजन मिलने के बाद वो ऑक्सीजन फिर ऊतक को पहुंचता है, टिश्यूज़ को पहुंचता है। तो एक एक्सचेंज यहाँ भी देखने को मिल रहा है, किसके बीच, ब्लड और टिश्यू के बीच। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहला एक्सचेंज लंग्स के ऑक्सीजन का किसके साथ होता है, ब्लड के साथ होता है। और फिर ये दूसरा एक्सचेंज जो होता है वो ब्लड में ऑक्सीजन का किसके साथ होता है, तो टिश्यूज़ मतलब कि ऊतक के साथ होता है। यही दो बात यहाँ पे लिखी गई है। अगला है O2 and CO2 are exchanged in this site by simple diffusion mainly based on pressure concentration gradient। हिंदी होता है, इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रण प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा। सबसे पहले डिफ्यूजन समझते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का माने हुआ कि प्रेशर के कारण या कंसंट्रेशन के कारण जो फ्लूइड होता है उसका फ्लो होना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। डिफ्यूजन माने यहाँ पे, यहाँ का सेंस मैं बता रहा हूँ, यही होता है। जैसा कि अगर कोई फ्लूइड या तरल है, अगर एक सिरे पे दबाव बढ़ा दीजिएगा तो दूसरे सिरे की तरफ प्रवाहित होने लग जाएगा जिधर दाब कम होता है। तो यही बात लिखा गया है कि ये जो स्थल है कौन कौन, पहला एल्वियोलाई और दूसरा जो टिश्यूज़ और ब्लड के बीच ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा था, वहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि दाब और प्रवणता होता है जिसके कारण विसरण द्वारा ये होता है। ध्यान रखिएगा, दाब के केस में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन के केस में हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इनका प्रवाह होता है। चलेगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन
आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। हिंदी होता है गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ, ध्यान देंगे, गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई विसरण के दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। मत का मतलब क्या हुआ, देखना, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि तरल में या लिक्विड में कितना गैस घुल रहा है, उसे बोलते हैं गैस की सोल्यूबिलिटी, कितना घुला। तो ये सोल्यूबिलिटी जो है, घुलनशीलता जो है ये, और दूसरा कि जिस मेम्ब्रेन से इनका फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, वो मेम्ब्रेन कितना पतला है या कितना मोटा है, इस दो फैक्टर पे बहुत हद तक डिपेंड करता है क्या, डिफ्यूज़न। अब किस केस में क्या होता है, तो अगर गैस ज़्यादा घुलनशील है, गैस ज़्यादा घुलनशील है तो डिफ्यूज़न मतलब कि विसरण का दर ज़्यादा होगा। वहीं अगर झिल्ली पतली है तो वहाँ पे ये जो डिफ्यूज़न का रेट है वो ज़्यादा होता है, जबकि मोटी झिल्ली में डिफ्यूज़न का रेट क्या हो जाता है, घट जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, घुलनशीलता ज़्यादा होगी तो विसरण का दर, डिफ्यूज़न रेट ज़्यादा होगा। वहीं अगर झिल्ली की मोटाई कम होगा तो वहाँ भी विसरण का दर बढ़ जाएगा, जबकि उल्टे केस में ये बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। हिंदी होता है गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब की भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P of O2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 तथा PCO2 द्वारा दर्शाया जाता है। ये तो रहा किताब का लैंग्वेज, थोड़ा अपने समझते हैं इस चीज़ को। देखो है क्या, मान लेते हैं ये ना एक वेसल है, मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश कर देता हूँ, ये रहा। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक वेसल है, इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, एक बर्तन में चारों हैं। अब अगर टोटल प्रेशर यहाँ देखा जाए तो इस बर्तन में जो लगने वाला टोटल प्रेशर है वो किसके चलते हैं, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, चारों के मिलने से है ना। अब मान लेते हैं कि इसका प्रेशर कितना है, P है। तो पूछा जाए हाइड्रोजन का प्रेशर खाली कैसे लिखेंगे, चारों में से सिर्फ किसका बताना है हमें, हाइड्रोजन का। तो अगर खाली हाइड्रोजन वाले का आप निकालेंगे प्रेशर तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। वहीं सिर्फ नाइट्रोजन का पूछा जाए वो भी पार्शियल प्रेशर है, सिर्फ ऑक्सीजन का पूछा जाए वो भी पार्शियल प्रेशर है। और इसको लिखते हैं P ऑफ H, अगर हाइड्रोजन का देना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का देना है तो P और O2। वैसे यहाँ देख रहे हैं लिखा गया है ऑक्सीजन का और ये लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। आई होप आपको ये स्पष्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने बताया था एल्वियोलाई का पूरा स्ट्रक्चर। देखिएगा, ये जो ट्यूब है ट्रैकिया होता है, फिर वहाँ से ब्रोंकी बनते हैं, फिर लेफ्ट लंग तो जानते हैं ना, ये वाला हिस्सा लेफ्ट लंग है, ये वाला हिस्सा राइट लंग है, फिर ये लोअर लोब है, और लोअर लोब में ही ये जूम इन करके दिखाया गया है एल्वियोलाई को, जहाँ पे ये सारा एक्सचेंज होता है ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में जो ऑक्सीजन का या CO2 का एक्सचेंजेस होता है। अब आगे देखना, इसी एल्वियोलाई को, कौन सा, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, छोटा सा डॉटेड गोला गोला स्ट्रक्चर दिख रहा है एल्वियोलाई का, इसी एल्वियोलाई को यहाँ जूम इन करके दिखाया गया है। यही देख रहे हैं गोल हिस्सा जो था, जो पिछले इमेज में मैंने दिखाया था, देखिए, हाँ, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्रेश कर देते हैं एक बार, ये देखिए, इसी को दूसरे फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक, और इसी का ये आपको डायग्राम दिखाया गया है एल्वियोलाई का। अब देखना होता क्या है, ये जो होता है ना, ये पूरा खाली स्पेस, ये होता है एल्वियोलाई कैविटी। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कैविटी। उसके बाद से बीच में एक पतला सा स्पेस होता है जिसको बोलते हैं एल्वियोलर वाल। क्या बोलते हैं, एल्वियोलर वाल बोलते हैं। और इस वाल के बाद क्या होती है, तो इसमें ब्लड होता है। क्या होता है, ब्लड होता है। अब यहीं पे गैस इस ब्लड में आती है और इस ब्लड से फिर वापस इस एल्वियोलर क्या बोलते हैं उसको, कैविटी बोलते हैं, वहाँ पे जाती है।
ठीक है, मतलब इतना समझ आ गया होगा ना कि एल्वियोलाई से किस तरीके से गैसेस इस ब्लड में जाके मिक्स हो रही है और किस में जाता है, तो आरबीसीज में। चलेगा, आरबीसीज कोड होता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, वहाँ से एक्सचेंज होना शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया होगा कि आखिर एल्वियोलाई से कैसे गैस ब्लड में पहुँच जाता है। तो यहाँ रहा मेथड, एक बार फिर से देखिए। एल्वियोलाई में यहाँ पे गैस है, अब यहाँ से गैसेज इस वाल को पार करके आ गई ब्लड में, और ब्लड के CO2 पार करके कहाँ चले गए, इस एल्वियोलाई कैविटी में, और CO2 फिर यहाँ से बाहर निकाल दिए गए और इस ब्लड की सहायता से ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुँचा दिया गया। इस डायग्राम को खूब ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। खूब बढ़िया सा डायग्राम समझिएगा। ये है रेस्पिरेटरी गैस। क्या है, रेस्पिरेटरी गैस। अब यहाँ पे आपको दो गैसेस दिख रहे हैं, O2 माने ऑक्सीजन और दूसरा CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। चलेगा, अब ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड होल्ड करेंगे आप लोग। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए हैं, मैं जिसको चेक कर रहा हूँ एक बार। हाँ, अभी एकदम बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेटरी गैस में दो गैसेस दिख रहा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ लिखा गया है एटमॉस्फेरिक एयर। खूब ध्यान समझिएगा, एटमॉस्फेरिक एयर ये लिखा है 159, ये लिखा है 0.3। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि हमको पता है कि 20.9% जो है वो ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में। पूरे वातावरण में 20.9% के आसपास में ऑक्सीजन है। तो यहाँ 159 क्यों लिखा गया है? देखिएगा, ये जो 159 है ना, ये वास्तव में ऑक्सीजन का परसेंट नहीं है, ये ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न दबाव है, प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन है। कैसे निकालते हैं? तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है mmHg में कितना होता है, 760 होता है क्या, 760 mmHg आपने याद किया होगा। कितना परसेंट ऑक्सीजन है, 20.9 परसेंट निकालना है तो भाग दे दो किससे, 100 से, और इसको सॉल्व करोगे तो 158 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मोटा मोटी 159 आ जाएगा। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट के साथ उतना बटा 100 इंटू 760 करोगे तो निकल जाएगा 0.3। और ये जो वैल्यू दिया गया ना, ये mmHg में है। किसे में है, mmHg में है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, देखिएगा खूब अच्छे से। यहाँ लिखा गया है एल्वियोलाई, फिर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर है टिश्यू। देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्वियोलाई में, किस में, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, तो 104 mmHg के बराबर होता है, जबकि CO2 का 40 होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 40 हो जाता है और ऑक्सीजन 40 हो जाता है, CO2 कितना 45 होता है। मतलब देखिए यहाँ ऑक्सीजन घट गया और CO2 बढ़ गया। देख रहे हैं, ऑक्सीजन 40 है और CO2 45 है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो गया, CO2 ज़्यादा हो गया। वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो देखिए ऑक्सीजन 95% mmHg है और CO2 40 mmHg है। टिश्यू में जाओगे तो 40 एंड 45 होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। कैसे याद करें, देखो मैंने यहाँ लिखा है alveoli.40, alveoli.40, ये तो मैंने निकालने का तरीका बता दिया। ठीक है, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो 20.9 बटा 100 इंटू कितना, 760। वैसे ही आप CO2 का भी निकाल सकते हैं। चलिए, alveoli.40 का मतलब ये हुआ कि एल्वियोलाई में आपको शुरू करना है। डी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओ माने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टी माने टिश्यू। खूब ध्यान समझ रहे हैं, डी माने डीऑक्सीजनेटेड, ओ माने ऑक्सीजनेटेड और टी माने टिश्यू। देखिए यहाँ पे चलेगा, एक बार फिर बता देते हैं। एल्वियोलाई देखिए यहाँ पे दिया गया है, डी माने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओ माने ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टी माने टिश्यू। ऐसे लिखा गया 40 माने क्या हुआ देखना। 40 एक ऐसा नंबर है जो आपको सब में दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो 40, तो डी फॉर डाउन, डाउन से शुरू करना है। एल्वियोलाई का डाउन से शुरू करना है, यहाँ 40 दे दिया, यहाँ पे डायगोनल एरो बनाओ, यहाँ 40 आ गया, फिर यहाँ डायगोनल एरो बनाओ, यहाँ 40 आ गया, फिर यहाँ डायगोनल एरो बनाओ, यहाँ 40 आ गया। चलेगा, तो इस ढंग से इस पूरे फिगर को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है।
अब आगे देखिएगा कैसे इनका पूरा शरीर में एक्सपेंशन होता है और कैसे CO2 बाहर निकलता है। ये है एल्वियोलस, जहाँ से पहले एक्सचेंज होना शुरू होता है। यहाँ पे दिया गया है कि एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर 104 होता है, जबकि CO2 कितना है 40 है। CO2 कितना है 40 है। लेकिन बाहर आप देखते हैं एनवायरनमेंट में तो ऑक्सीजन कितना होता है 158 के आसपास में होता है, लेकिन यहाँ कितना है 104 है। इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ क्या होगा बाहर की तरफ अंदर की तरफ आएगा। लेकिन CO2 का प्रेशर यहाँ 40 है और बाहर कितना होता है 0.3 होता है, इसलिए यहाँ से CO2 क्या हो जाएगा बाहर जाएगा। अब देखना ये जो शिरा है वेन है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं इसको पल्मोनरी वेन। अब होता क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन चला ब्लड में मिलके, वो ब्लड कहाँ आया हार्ट में, फिर हार्ट ने इसको पंप किया और हार्ट पंप करने के बाद से ये इस ब्लड के साथ ऑक्सीजन बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। और इस केस में यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो जाता है तो 95 mmHg ही होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया और CO2 कम होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, मतलब CO2 कम होगा ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो CO2 कितना है 40 है। अब ये जो ब्लड है ये आया और यहाँ टिश्यूज के पास चला गया, जो ऊतक होते हैं उनके पास चला गया और ऊतक से CO2 यहाँ से देख रहे हैं एरो बना है निकल रहा है, CO2 यहाँ से निकला और इस वाले वेन से जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, इस वेन से चलना शुरू करती है। अब इसमें ये केस उलट जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई 40, जबकि CO2 की मात्रा बढ़ गई 45, मतलब ये डी ऑक्सीजनेटेड है। जहाँ ऑक्सीजन कम है CO2 ज़्यादा है। ये यहाँ से पहुँचा हार्ट में और फिर हार्ट ने इसको भेज दिया कहाँ पे, इस एल्वियोलर ट्यूब में, एल्वियोलर एयर के पास भेज दिया, जहाँ से फिर से ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजन वाला प्रोसेस लगातार चलते रहेगा। कुछ इस ढंग से हमारे शरीर में पूरा रेस्पिरेशन और गैसेस का एक्सचेंजेज होता है, गैस एक दूसरे से विनिमय किया जाता है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को दोबारा देखिए, 2 बार ना हो 3 बार देखिए, तब जाके और ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी और बुक जरूर पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।